नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। देश के कई राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का काम गंभीर संकट में है। केरल और राजस्थान में 2 बीएलओ की आत्महत्या और पश्चिम बंगाल में 1 बीएलओ की ब्रेन स्ट्रोक से मौत के बाद इस प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे हैं। बीएलओ जो अधिकतर सरकारी शिक्षक होते हैं पर अत्यधिक काम का बोझ, लंबे घंटे और अवास्तविक लक्ष्य थोपे जाने की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। 4 नवंबर से शुरू हुए इस अभियान में बीएलओ को घर घर जाकर फॉर्म बांटने, उन्हें वापस लेने और ऐप पर डेटा अपलोड करने की जिम्मेदारी दी गई है। एक बूथ पर 1000 से 1200 मतदाता होने से दबाव और बढ़ जाता है। जयपुर में बीएलओ मुकेश चांगेड़ और केरल के कन्नूर में अनीश जॉर्ज की आत्महत्या से स्थिति और गंभीर हो गई है। परिवारों ने कहा कि वे दिन में 12 घंटे से अधिक काम कर रहे थे और लगातार दबाव में थे। बंगाल में भी बीएलओ लगातार विरोध कर रहे हैं, जहां एक बीएलओ की ब्रेन स्ट्रोक से मौत हुई और मतदाता सूची से नाम कटने के डर से 9 लोगों की मौत की खबरें आईं। केरल में ट्रेड यूनियनों और कर्मचारियों ने एसआईआर रोकने की मांग की है, जबकि राजनीतिक विवाद भी तेज हो गया है। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। एसआईआर शुरू होने के बाद इसके कथित भय के कारण अब तक 20 से अधिक लोगों की मौत की खबरें आ चुकी हैं। कई मौतों की पुष्टि पुलिस ने भी की है। इस मामले पर टीएमसी और बीजेपी के बीच तीखी सियासी लड़ाई छिड़ गई है। टीएमसी से बंगालियों के अपमान और बांग्ला अस्मिता से जोड़ते हुए मृतकों के परिवारों से मिलने और आर्थिक मदद देने के लिए एक टीम बना चुकी है, जिसकी कमान अभिषेक बनर्जी के हाथ में है। सबसे अधिक मौतें मुर्शिदाबाद जिले से आई हैं, जहां अब तक 5 लोग एसआईआर के डर से आत्महत्या या दिल का दौरा पड़ने से मारे गए हैं। बीजेपी का आरोप है कि राज्य की वोटर लिस्ट में बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशी मतदाता शामिल हैं और एसआईआर के बाद लगभग 1 करोड़ नाम हटाए जा सकते हैं। वहीं ममता बनर्जी और टीएमसी का कहना है कि यह प्रक्रिया छिपे तौर पर एनआरसी लागू करने की कोशिश है। टीएमसी का आरोप है कि एसआईआर ने लोगों में भारी दहशत फैलाई है, जिसके कारण मौतें हो रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग और बीजेपी अभी तक इस पर चुप हैं। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर राजनीति तेज हो गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी का आरोप है कि इस प्रक्रिया के जरिए वैध वोटरों के नाम काटे जा सकते हैं। ममता कई बार कह चुकी हैं कि वह किसी भी वैध नागरिक का नाम हटने नहीं देंगी और बड़ी आंदोलन की चेतावनी भी दे चुकी हैं। 4 नवंबर को उन्होंने इसके विरोध में पद यात्रा भी की थी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि टीएमसी इस मुद्दे पर गलत अफवाह फैलाकर लोगों को डराने का काम कर रही है, जिससे वे घबरा रहे हैं। बीजेपी नेताओं का दावा है कि टीएमसी ऐसा माहौल बना रही है कि नाम कटते ही लोगों को बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि एसआईआर की प्रक्रिया दोनों पार्टियों के लिए बड़ा चुनावी मुद्दा बन गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और एआई मॉडल चैट जीपीटी मंगलवार को डाउन हो गए। प्रमुख इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी क्लाउडफ्लेयर में आई समस्याओं के कारण कई वेबसाइटें बंद हो गईं। ये समस्या मंगलवार को भारतीय समय अनुसार शाम 5 बजे शुरू हुई। क्लाउडफ्लेयर ने एक बयान में कहा कि उसने क्लाउडफ्लेयर की एक सेवा पर असामान्य ट्रैफिक में वृद्धि देखी है, जिसके कारण उससे जुड़े ट्रैफिक में समस्याएं पैदा हुई। कुछ यूजर्स को अपने एक्स पेज पर एक संदेश मिला, जिसमें कहा गया है कि क्लाउडफ्लेयर से पैदा हुई एक गड़बड़ी के कारण उसके आंतरिक सर्वर में समस्या है। ऐसे ही संदेश चैट जीपीटी की वेबसाइट के कुछ उपयोगकर्ताओं को भी मिले हैं, जिसमें कई ग्राहकों पर संभावित असर की बात कही गई है। बाद में आए अपडेट में उसने कहा कि सेवाएं ठीक हो रही हैं, लेकिन कुछ यूजर्स को सामान्य से अधिक एरर देखने को मिल सकते हैं। जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई और भारत के सबसे वांछित अपराधियों में शामिल अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से निकालकर भारत लाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक वह बुधवार को नई दिल्ली पहुंचेगा। इससे पहले अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी के परिवार को ईमेल भेजकर बताया कि अनमोल को 18 नवंबर को अमेरिका से डिपोर्ट कर दिया गया है। अनमोल फाजिल्का पंजाब का रहने वाला है और जाली पासपोर्ट के जरिए नेपाल, दुबई और केन्या से होते हुए अमेरिका पहुंचा था, जहां उसे पिछले साल हिरासत में लिया गया था। उस पर भारत में कम से कम 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें बाबा सिद्दीकी की हत्या की साजिश, सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग, सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में शामिल। एनआईए ने उसे मोस्ट वांटेड घोषित कर रखा है और उसकी गिरफ्तारी पर 10 लाख रुपए का इनाम था। अधिकारियों के अनुसार अनमोल विदेशों से बिश्नोई गैंग के जबरन वसूली नेटवर्क और कई अपराधों का संचालन करता था। उसकी वापसी से गिरोह के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की जांच को बड़ी मदद मिलने की उम्मीद है।
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन चिंता जता रहे हैं। सोमवार को शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल को यह सजा उनकी अनुपस्थिति में सुनाई गई। इसके बाद बांग्लादेश ने भारत से हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की। हसीना पिछले 5 अगस्त को अपनी सरकार के खिलाफ चल रहे बड़े प्रदर्शनों के दौरान भारत आई थी। ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि आरोपियों को अपनी पसंद का वकील नहीं दिया गया और तेजी से मुकदमा चलाकर फैसला सुनाया गया, जिससे निष्पक्ष सुनवाई पर गंभीर सवाल उठते हैं। संगठनों का कहना है कि मौत की सजा खुद मानवाधिकारों का उल्लंघन है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने भी इस फैसले का विरोध किया है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र की जांच में पाया गया था कि पिछले साल हसीना सरकार के खिलाफ हुए प्रदर्शनों में करीब 1400 लोग मारे गए थे, जिनमें अधिकतर प्रदर्शनकारी थे। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने सरकार गठन की प्रक्रिया तेज कर दी है। पार्टी के संसदीय बोर्ड ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया गया है, जबकि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। बीजेपी नेता प्रेम कुमार ने बताया कि बिहार में नई सरकार 20 नवंबर को शपथ लेगी और उससे एक दिन पहले यानी 19 तारीख को विधानसभा भंग कर दी जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह पटना के गांधी मैदान में होने की उम्मीद है। बिहार के अगले मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चल रही अटकलों को खारिज करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मंगलवार को कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही पद पर बने रहेंगे। बेगूसराय से सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हर पार्टी की अपनी प्रक्रिया होती है और एनडीए भी बिहार के मुख्यमंत्री के चयन को लेकर बैठकें करेगा। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पता नहीं यह क्यों भ्रम है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़े, आगे भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन उसकी प्रक्रिया है। उन्होंने बताया कि बीजेपी और जेडीयू की अलग अलग विधायक दल की बैठकें होंगी, जिसके बाद एनडीए की संयुक्त बैठक होगी। एनडीए की बैठक में सभी मिलकर नेता तय करेंगे और मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। बिहार विधानसभा चुनावों में करारी हार के बाद जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने पहली प्रतिक्रिया देते हुए इस नतीजे की पूरी जिम्मेदारी ली है। उन्होंने माना कि उनकी पार्टी राज्य में कोई बदलाव नहीं ला सकी। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नई सरकार को खुली चुनौती दी। उन्होंने कहा कि यदि नीतीश कुमार अपनी चुनावी घोषणा के अनुसार राज्य की 1.5 करोड़ महिलाओं को 2-2 लाख रुपए दे दें और यह साबित कर दें कि यह वोट खरीदना नहीं था, तो वह हमेशा के लिए निश्चित रूप से राजनीति छोड़ देंगे। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि जेडीयू ने हर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 60,000 लोगों को 10,000 रुपए देकर चुनाव जीता, वरना पार्टी 25 सीटों से अधिक नहीं ला पाती, जबकि नतीजों में जेडीयू ने 85 और बीजेपी ने 89 सीटें जीती हैं। इसके मुकाबले जनसुराज 238 सीटों पर चुनाव लड़कर भी एक भी सीट नहीं जीत सकी। प्रशांत किशोर ने कहा कि उनकी पार्टी हार से सबक लेगी और भविष्य में मजबूती से वापसी करेगी। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को लाल किले कार विस्फोट मामले में आरोपी जसीर बिलाल को 10 दिन की एनआईए हिरासत में भेज दिया। एनआईए ने अदालत से कहा कि जसीर आत्मघाती हमलावर उमर उन नबी का सक्रिय सह साजिश करता है। इस विस्फोट में 13 लोगों की मौत हुई थी। सुरक्षा कारणों से मीडिया को अदालत परिसर में प्रवेश नहीं दिया गया और पूरे इलाके में भारी पुलिस व आरएएफ की तैनाती की गई। एनआईए के अनुसार जसीर बिलाल को श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया था। उस पर आरोप है कि उसने ड्रोन में बदलाव कर हमले में तकनीकी मदद दी और विस्फोट से पहले रॉकेट बनाने की भी कोशिश की। एजेंसी ने बताया कि जसीर उमर उन नबी के साथ मिलकर आतंकी नरसंहार की साजिश रच रहा था। इससे पहले सोमवार को मामले के मुख्य आरोपी आमिर राशिद अली को भी 10 दिन की एनआईए हिरासत में भेजा गया था। एनआईए ने बताया कि आमिर ने उमर के लिए सुरक्षित ठिकाना और अन्य रसद सामग्री की व्यवस्था की थी। दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए कार बम धमाके के बाद ईडी ने मंगलवार सुबह बड़ी कार्रवाई करते हुए हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी, उसके ट्रस्ट और इससे जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की। सुबह 5:15 से दिल्ली एनसीआर के 25 से अधिक स्थानों पर एक साथ तलाशी शुरू हुई। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग, शेल कंपनियों के इस्तेमाल और फर्जी वित्तीय लेन देन की जांच से जुड़ी है। जांच में पता चला कि मुख्य आत्मघाती हमलावर उमर उन नबी अल फलाह यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर था। इससे जुड़े 3 डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनी, अदील अहमद राठर और शाहीन सईद पहले ही आतंकी मॉड्यूल में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किए जा चुके हैं।
ईडी को यूनिवर्सिटी से जुड़ी 9 शेल कंपनियों के सबूत मिले हैं, जिनमें एक ही पता, एक ही मोबाइल नंबर, ईमेल, कोई वास्तविक कारोबारी गतिविधि नहीं और कमजोर केवाईसी जैसी गड़बड़ियां सामने आई हैं। यूनिवर्सिटी द्वारा यूजीसी और एनएएसी मान्यता के दावों की भी जांच चल रही है। इससे पहले एनआईए ने 2 आरोपियों जासिर बिलाल फानी और आमिर राशिद अली को गिरफ्तार किया था। बता दें कि कार्रवाई के दौरान 2900 किलो विस्फोटक, डेटोनेटर, टाइमर और हथियार भी बरामद हुए थे। एजेंसियों को शक है कि मॉड्यूल का संबंध जैश-ए-मोहम्मद से हो सकता है। कांग्रेस ने कहा है कि वो विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर दिल्ली में एक रैली आयोजित करेगी। मंगलवार को 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जहां एसआईआर का दूसरा चरण लागू किया जा रहा है, उसे लेकर कांग्रेस नेताओं के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक में ये फैसला लिया गया। नई दिल्ली स्थित इंदिरा भवन में आयोजित इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद थे। कांग्रेस ने एक्स पर एक बयान जारी कर कहा कि इस बैठक में कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि दिसंबर के पहले हफ्ते में दिल्ली के रामलीला मैदान में एसआईआर के खिलाफ विशाल रैली आयोजित की जाएगी। इस रैली में हम चुनाव आयोग के राजनीतिकरण का पर्दाफाश करेंगे। बयान के अनुसार सभी का अनुभव यही है कि एसआईआर में टारगेट कर लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने जैसा बिहार में किया, वही नीति बाकी राज्यों में अपनाई जाएगी। एसआईआर को लेकर हम बिहार चुनाव के पहले से सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि एसआईआर को लेकर देश भर में चलाए गए हस्ताक्षर अभियान में 5 करोड़ हस्ताक्षर इकट्ठा हुए हैं। भारत के चुनाव आयोग ने 17 नवंबर को असम में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण यानी एसआईआर शुरू करने की घोषणा की है। यह प्रक्रिया 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए की जा रही है। इसमें 1 जनवरी 2026 को अंतिम तारीख माना गया है। घर घर सत्यापन 22 नवंबर से 20 दिसंबर 2025 तक चलेगा। मसौदा मतदाता सूची 27 दिसंबर को जारी होगी और अंतिम सूची 10 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि असम में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन लागू नहीं किया जाएगा, जबकि अन्य राज्यों में यही प्रक्रिया चल रही है। असम को एसआईआर से बाहर रखने का मुद्दा विवाद में है, क्योंकि एसआईआर का मुख्य मकसद घर घर जाकर अपात्र मतदाताओं को हटाना होता है। विपक्ष का आरोप है कि एनआरसी पहले से विवादित है और उसे अधिसूचित भी नहीं किया गया। ऐसे में एसआईआर न कराना मतदाता सूची के शुद्धिकरण को धीमा करने की कोशिश है। विपक्ष इसे बीजेपी की राजनीतिक रणनीति बता रहा है और आरोप है कि इससे संवेदनशील जिलों में वोट बैंक को बचाने में मदद मिलेगी। बता दें कि एसआईआर में हर मतदाता को दस्तावेज देना पड़ता है, जबकि एसआर सिर्फ नए नाम जोड़ने और सुधार पर आधारित होता है। एसआईआर को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई है। असम में एनआरसी पूरी तरह हल न होने के कारण आयोग ने राज्य के लिए अलग प्रक्रिया का तर्क दिया है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.